Welcome everyone. Let's begin with a new topic, the political ideology of fascism. और फासिज्म अभी तक की सबसे destructive and emotionally intense political ideology है. So फासिज्म का जो रूट वर्ड है, और आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि फासिज्म का रूट वर्ड ये बना है फासियो. And fascio is like a bundle of sticks tied around an axe. Tied around an axe. So अगर आपको याद हो, बचपन में एक कहानी होती थी, जिसको हम स्ट्रेंथ इन यूनिटी कह सकते हैं, कि एक लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन अगर उन्हीं लकड़ियों को अगर एक बंडल में कन्वर्ट करें तो उस बंडल को नहीं तोड़ पाएंगे. सो दैट्स स्ट्रेंथ इन यूनिटी. और यही सीख, यही इंपॉर्टेंट लेसन is the core ideological root of such a destructive ideology. So fascism शुरू करने से पहले दो नाम आपको बता देता हूं. एक मुसोलिनी एंड सेकंड हिटलर, और इन दोनों के बारे में भी आपने सुना होगा. सो ये एक छोटी सी स्टोरी है, स्ट्रेंथ इन यूनिटी, एंड दिस स्टोरी और दिस रूट वर्ड हैज बीन एक्सप्लॉइटेड टू गेन स्ट्रेंथ, एंड नाउ यू आर वेलकम टू दिस पॉलिटिकल अरीना. क्योंकि जैसे कहते हैं, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर. सो दिस इज द लव ऑफ पावर एंड द वॉर फॉर पावर. दैट्स द पॉलिटिकल अरीना. एनीवे, सो फासिज्म की जो आइडियोलॉजी है उसके अंदर कुछ कोर कैरेक्टरिस्टिक है, लाइक अल्ट्रा नेशनलिज्म, नेशनलिज्म दैट ब्रीचेस द सेन बाउंड्रीज. अगर लेमैन लैंग्वेज में कहें तो जो सेन लिमिट्स होती है शॉविनिज्म की, नेशनलिज्म की, they are easily breached. So that's why this ultra nationalism, where everyone is supposed to be devoted to the country. Then second, there is a cult of leadership. और यहाँ पे इस पूरी आइडियोलॉजी में आपको कोई भी चीज लॉजिकल या रैशनल नहीं मिलेगी. सो आपको उसी तरह से सोचना है. इसीलिए मैंने ये चैप्टर शुरू किया था कि फासिज्म इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव एंड इमोशनली इंटेंस और इमोशनली चार्ज आइडियोलॉजी. तो जहां भी इमोशंस होते हैं, स्पेशली द हाइपर इमोशनल सिचुएशन, वहां पे रैशनैलिटी का होना बिल्कुल ही ऑकवर्ड सिचुएशन है. सो अल्टरनेशनलिज्म है, देन डिवोटेड टू मदरलैंड, कल्ट ऑफ लीडरशिप है, देन ग्लोरिफिकेशन ऑफ वायलेंस है, क्योंकि कल्ट ऑफ लीडरशिप, डिवोशन, ये सब बिना वायलेंस के पॉसिबल नहीं है. एंड फाइनली देयर इज सम स्केपगोट. एनीवे, तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक बताने से पहले थोड़ा आइडिया दे देते हैं. सो अडोल्फ हिटलर, जैसे आप लोगों को हॉलोकॉस्ट के बारे में पता है, दैट ही किल्ड 60 लाख 6 मिलियन पीपल. और वो आइडियोलॉजी फासिज्म है, वही अल्टरनेशनलिज्म है. सो ये चीज समझने के लिए कि किस तरह से कोई आदमी, कोई पॉलिटिकल लीडर अपनी ही कंट्री की जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, ब्यूरोक्रेसी है, इवन जो लोग हैं, उन सबको इस तरह से मोबिलाइज कर सकता है कि दे आर रेडी टू किल देयर ओन रिलेटिव्स, देयर ओन नेबर्स. तो वो आइडियोलॉजी फासिज्म है. और उसके लिए एक बैकग्राउंड चेक बहुत जरूरी है, और ये बैकग्राउंड चेक थोड़ा लंबा जाएगा. सो दिस बैकग्राउंड स्टार्ट्स विद 1648. और जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं वो जानते हैं दिस डेट इज द ईयर ऑफ पीस ऑफ वेस्टफेलिया. सो पीस ऑफ वेस्टफेलिया, इसी पीस के बाद, इसी ट्रीटी के बाद, द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन या फिर राइट टू फॉर्म नेशन. सो नेशनहुड या नेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से शुरू हुआ था, राइट टू फॉर्म नेशन, पीस ऑफ वेस्टफेलिया से. और यहीं से फिर जो है ना, जो वेसल्स है, फ्यूडल लॉर्ड्स हैं,
जो यहाँ वहाँ जो फ्रेगमेंटेड पॉलिटीज हैं, ऑल ऑफ देम दे वर असेंबल्ड एंड फ्यूज इनटू डिफरेंट एथनिकली सेपरेट नेशंस। और इसका भी बैकग्राउंड दे देता हूँ कि ये जो अभी वैसल्स एंड फ्यूडल लॉर्ड्स का है, तो 471 इस ईयर में रोमन एम्पायर इट कोलैप्स्ड। और रोमन एम्पायर के कोलैप्स के बाद जो भी या जो गवर्नरेट थी या जो भी जितनी भी प्रिंसिपैलिटीज थी, दे वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल दीज फ्यूडल लॉर्ड्स, ऑल दीज वेसल्स। और उसी के बाद से जो मिडिवल पीरियड कहते हैं, द डार्क पीरियड ऑफ मोनार्की एंड चर्च, वो यहीं से शुरू हुआ था आफ्टर द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। और यही फ्यूडल लॉर्ड्स एंड वेसल्स जो हैं, देन आफ्टर पीस ऑफ वेस्टफेलिया दे वर फोर्स्ड इनटू फॉर्मेशन ऑफ नेशन। तो पीस ऑफ वेस्टफेलिया के बाद नेशंस बनने शुरू हुए। और उसके बाद से फिर रेनेसा भी आ गया। इसके बारे में तो आप सुना होगा, द इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन, रेनेसा हो गया। द द इनकमिंग ऑफ लिबरल आइडियाज, फिर उसके बाद द एक्सेप्टेंस ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, नॉलेज। तो ये सब चीज़ें भी इन्हीं के साथ शुरू हुई। फिर उसके साथ यही रिवॉल्यूशन जो है, इट स्प्रेड थ्रू आउट यूरोप। सो अभी फिलहाल हम यूरोप तक की ही बात करेंगे। सो same Renaissance, the same rationality, the same scientific temper, it provided a fertile ground for industrialization. So industrialization है, इसका मतलब there will be industries, mass production होगा। Now mass production अगर होगा, then it will require raw material and manpower, both. So यहीं से आगे की स्टोरी शुरू होती है, रॉ मटेरियल, मैन पावर। सो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रियल कंट्रीज, इंडस्ट्रियल नेशंस, उनको मास प्रोडक्शन और इस प्रॉफिट को आगे बढ़ाने की कोशिश शुरू हुई, तो उसी के साथ एक और चैप्टर शुरू हुआ, द स्क्रैम्बल फॉर कॉलोनीज, जिनको हम कॉलोनियलिज्म भी बोलते हैं। सो स्क्रैम्बल क्योंकि यहाँ पे वेरियस इंडस्ट्रियलाइज पावर दे स्टार्टेड competing फॉर their इंटरेस्ट। और बाकी हम अपने कंट्री के अंदर ही जो एंग्लो कार्नेटिक वॉर्स हैं जानते हैं कि ये इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में हुए थे। और ये भी हम जानते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर इंग्लिश भी आए थे, फ्रेंच भी आए थे, डच भी हैं, पोर्चुगीज भी हैं। और हमारे आसपास नेबरिंग कंट्रीज में भी डिफरेंट यूरोपियन पावर्स अपनी अपनी कॉलोनी बना के बैठी थी। तो ये सिचुएशन यहाँ तक थी। फिर उसके बाद थोड़ा और आगे चलते हैं। तो जब इनके बीच में कंपटीशन शुरू हुआ, तो कंपटीशन की वजह से इनमें एक टेंस राइवलरी भी शुरू हो गई। सो वो टेंस राइवलरी जो है, इट गॉट मैनिफेस्टेड इनटू टू अलायंसेस, द ट्रिपल अलायंस एंड द ट्रिपल एंटेंटे। और जब मैं उस वक्त की पावर्स की बात करता हूं, तो यू नो व्हाट दे वर, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, ऑटोमन एम्पायर, देन ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर एंड इटली अलॉन्ग विद जर्मनी। सो यहाँ पे ये एक तरफ और ये वाली पावर एक तरफ। सो इस तरह से अलायंस बनने शुरू हुए। फिर एक जो केस जो है मैं जर्मनी का, उसका भी बताना चाहूंगा। तो जर्मनी, it got unified in 1871 under the the iron and blood policy, iron and fist policy, या फिर कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी कह सकते हैं, ऑफ बिस्मार्क। और ये नाम तो आप जानते ही हैं क्योंकि इंडिया में भी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उनको इंडिया का बिस्मार्क बोलते हैं। So Bismarck, because of his carefully chosen policy, his balancing tactics and diplomatic maneuver, he unified Germany. और 1870 में जर्मनी यूनिफाई होने के बाद, then Germany it started producing various industrialized goods under steel,
कोल, अदर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स ये कह सकते हैं, एंड इंक्लूडिंग वेपन्स. सो इन जस्ट 40 years, यूनिफिकेशन के 40 साल बाद, जर्मनी इट मेक हर सेल्फ हर्ड. सो ये एक तरह से एक एक बड़ा इशू बन गया था, स्पेशली नेबरिंग कंट्रीज के लिए. तो उसी वजह से दे स्टार्टेड फॉर्मिंग अलायंसेस. जब अलायंसेस बननी शुरू हुई तो उसी के साथ ही वेपनाइजेशन एंड आर्मामेंट शुरू हुआ. सो इट वाज लाइक द कंट्री, इन ऑर्डर टू सिक्योर देमसेल्फ, दे जस्ट मेड द वॉर इनएविटेबल. क्योंकि अगर आप यू स्टार्टेड फोर्टिफाइंग योरसेल्फ, अगर आप अपने घर में हथियार लाना शुरू करते हैं तो पड़ोसी भी लाएगा. बिकॉज यहाँ पे भले ही आपके पास रीजन है कि मुझे खतरा है, तो सबसे पहले तो इनडायरेक्टली आप यही कह रहे हैं कि मुझे नेबर से खतरा है. तो जब आपको नेबर से खतरा है तो नेबर को भी आपसे खतरा है, एंड देन इट स्टार्ट्स अ विशियस लूप. और यूपीएससी की प्रिपरेशन में, एडिटोरियल में बार बार आप वर्चुअस लूप, विशियस लूप जानते हैं आप. तो विशियस लूप इज लाइक स्नेक फीडिंग ऑन इट्स टेल. यानी आप कुछ भी करते हैं तो उसका वही रिजल्ट आना शुरू होता है. सो ये टोटल बैकग्राउंड हो गया पीस ऑफ वेस्टफेलिया से लेकर आर्मामेंट तक और अलायंस बिल्डिंग तक. सो ये यहाँ पे फ्रेश ग्राउंड्स हो गया. और फिर बाकी स्टोरी जो है वो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर, या फिर जब भी हमारा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का वर्ल्ड, और या फिर उससे रिलेटेड कोई पॉलिटिकल इवेंट का हमारे पास कुछ आएगा तो उसमें बताएंगे. अभी इस टॉपिक के हिसाब से इतना काफ़ी है. सो रीआर्मामेंट शुरू हुआ, और फिर उसके बाद इट जस्ट नीडेड ए स्पार्क. और वह स्पार्क था द असैसिनेशन ऑफ ड्यूक फर्डिनेंड. सो फर्डिनेंड के असैसिनेशन के बाद ही द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट it started. So World War First lasted from 1914 to 1918. और इस वॉर के बाद a treaty was signed, Treaty of Versailles या वर्साई, ये इसी तरह से प्रोनाउंस होता है, वर्साई. सो इसमें ज़्यादातर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट जानते हैं, और जो नहीं जानते उनके लिए मैं यहाँ पे हूँ. तो उन्होंने जर्मनी के ऊपर सारा ब्लेम डाला. तो जो वॉर गिल्ड क्लॉज है, दैट्स आर्टिकल 231 ऑफ दिस ट्रीटी. तो इस आर्टिकल में युद्ध की सारी जो जिम्मेदारी है, सारा बोझ जो है वो डाल दिया जर्मनी के ऊपर. और फिर जर्मनी को इसका इसके सारे रेपरेशंस चुकाने थे. यानी युद्ध में जितना भी नुकसान हुआ उन सब का खर्चा जर्मनी उठाएगा. और ये एक बात याद दिला दो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इट इज नोन एज द ग्रेट वॉर, क्योंकि इस स्केल का वॉर ह्यूमन सिविलाइजेशन में, द द स्केल आफ्टर वी माइग्रेटेड आउट ऑफ अफ्रीका, आवर एंसेस्टर्स, उनके माइग्रेशन के बाद, होमोसेपियंस के इस दुनिया में आने के बाद, ऐसा पहला वॉर है जिसके अंदर 16 मिलियन पीपल डाइड. 16 मिलियन young people died because of war. सो इस सब की जो जिम्मेदारी है वो थोप दी गई जर्मनी के ऊपर. और ग्रेट वॉर इसलिए भी बोलते हैं कि ऐसी कोई भी कंट्री नहीं बची जो बर्बाद नहीं हुई. एवरी country, whether it is Triple Alliance or Triple Entente, all of them, they were devastated. So ये reparations, which were tuned in thousands of billions in today's money, enormous astronomical amount. ठीक है, मैं आपको एक आइडिया देता हूँ. They were around 180 billion gold marks. So आज के टाइम में वो हजारों अरब रुपए हैं. और वो आप जानते हैं कि हजारों अरब मतलब बहुत सारा पैसा, सब कुछ जर्मनी के ऊपर. यानी एक बंदूक की गोली भी खर्च हुई तो सबका सब जर्मनी पे डाल दिया. और वो इसलिए कि फ्रांस नहीं चाहता था कि जर्मनी दोबारा खड़ा हो. फिर तो ये ट्रीटी ऑफ वर्साई जो है, इट वाज क्वाइट ह्यूमिलिएटिंग. ये वर्ड आप याद रखना, क्योंकि ये वर्ड बार बार आएगा. इवन
हिटलर के, एडोल्फ हिटलर के और नाजी पार्टी के ज़्यादातर स्पीचेस में ये वर्ड जो है, ह्यूमिलिएशन. So whenever it is humiliation, whenever they talk about humiliation, they are indirectly referring to this treaty. Anyway, so ये ट्रीटी जो है जर्मनी के लोगों के लिए बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग, और उसके साथ इस ट्रीटी के अंदर जर्मनी का बहुत सारा हिस्सा भी उनसे ले लिया गया. जो इंपॉर्टेंट एरियाज है वो ले लिए गए, उनकी आर्मी रिड्यूस कर दी गई. सो इस तरह से ये चीज जो है डेवस्टेटिंग हो गई थी. फिर सेकंड, जो उस वक्त जो गवर्नमेंट थी, वाइमार रिपब्लिक, एक तरह से एक डेमोक्रेटिक कोलिशन कह सकते हैं, या एक डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म कह सकते हैं, which was handle which was in charge of handling the country. It failed miserably, क्योंकि फर्स्ट इस ट्रीटी के अंदर भी वो कुछ नहीं कर पाए, तो धीरे धीरे लोग उन पर ब्लेम करने लग गए. फिर यही ह्यूमिलिएशन जो है, जब हम उनके इम्पॉर्टेंट एरियाज उनसे छीन लिए गए, और अगर जर्मनी के ऊपर इतने ऑपरेशंस हैं तो इट ये इनको चुकाना भी एक तरह से जर्मनी के लिए बहुत बड़ा बोझ था, और दिस कॉज्ड क्रिपलिंग ऑफ द इकोनॉमी. सो ये चीज़ें यहाँ तक होती गई. और वाइमार रिपब्लिक जो है, इट प्रूव्ड इनइफेक्टिव. वाइमार रिपब्लिक विच मीन्स डेमोक्रेटिक स्पेस, जो आज के टाइम हम देखते हैं, जिसके अंदर लिबरल्स, कम्युनिस्ट, जो भी जितने भी डिफरेंट वॉइसेस हैं इन डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर, वो सब के सब जो है, एंड दे कुड नॉट अवॉइड दिस क्राइसिस. सो वो इकोनॉमी वैसे भी डूब रही थी. इसी डूबती इकोनॉमी में दो इवेंट हुए. फर्स्ट वन is the October Revolution, the 1917 revolution. और सेकेंड चीज जो है, that's again October 29 ग्रेट डिप्रेशन. अब ये दोनों चीजें जो है, इन दोनों ने जो थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हो रहा था उसको भी खत्म कर दिया. तो उसका जो ओवरऑल बैकग्राउंड ये है कि जैसे बताया कि जो ग्रेट वॉर है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसने वैसे ही बहुत सारी कंट्री में तबाही मचाई थी. सो वो सब कंट्री जो है वो यूएस लोन्स के भरोसे चल रही थी. ठीक है, इवन जर्मनी भी. फिर हुआ ये कि कैसे भी करके 1920s का जो टाइम है, यानी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद का टाइम है, वो धीरे धीरे उसके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा था. और जब इम्प्रूवमेंट हो रहा था 1920s में, तो उस वक्त लोग जो है, दे स्टार्टेड रिलाइंग ऑन बोरोइंग, रिलाइंग ऑन डेट. सो हर जगह ये था कि हर कोई फैक्ट्री जो है, द प्रोडक्शन वाज मोर देन कंजम्पशन. यानी अगर 40 जूते अगर लोग खरीद रहे हैं, 40 जूते बिक रहे हैं, तो वो करीब 100 बना रहे थे, 100 प्रोड्यूस कर रहे थे. सेम चीज जो है फार्मर्स की भी थी, कि अगर 50 यूनिट्स का ही या 50 क्विंटल का ही कंजम्पशन हो रहा है, देन वो भी फिर, है ना, उससे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे थे. तो हर जगह पे इट वो द काइंड ऑफ वे ऑफ रीअश्योरेंस वाज देयर कि इकोनॉमी अब ठीक होगी, क्योंकि युद्ध है नहीं, अब ठीक तो होना ही है. तो फिर क्या है कि हर कोई जो है वो बोरोइंग से, यहाँ वहां से उधार लेके, बैंक से उधार लेके, डेट में जाके, उधार में जाके वो जी रहे थे, जस्ट ऑन दी बिलीव कि इकोनॉमी धीरे धीरे ठीक होगी. फिर उसके बाद क्या, उसी टाइम पे जो स्टॉक है, स्टॉक एक्सचेंज उस वक्त का, तो स्टॉक एक्सचेंज 1920s में ये ऊपर जा रहा था. तो जब जब प्राइसेस जो है सब इक्विटीज की, वो अगर ऊपर जा रही है, तो लोग जो है वही बैंक से लोन लेके इसके अंदर ये इसके शेयर्स खरीदने लग गए. सो आज के टाइम में आप ये सब चीज समझ सकते हैं, और आप ये भी समझ रहे हैं कि ये स्टोरी जो है कहाँ जा रही है. कि लोग, बैंक फ्रीली लोन दे रहा था बहुत ही कम इंटरेस्ट पे, और वही लोन जो है लोग यहाँ पे
उन्हीं शेयर्स में डाल रहे थे कि प्राइसेस और ज़्यादा जाएगी, प्राइसेस जाएगी तो फिर उनका जो डिफरेंशियल है, जो मार्जिन है, वो उनका प्रॉफिट रहेगा और उसी प्रॉफिट से घर भी चला लेंगे और बैंक को वापस चुका देंगे। सो दैट्स व्हाट स्पेकुलेशन इज। सो ये कह सकते हैं कि उस वक्त द अमेरिकन एंड यूरोपियन इकोनॉमी, it was based on speculation. And speculation is always a watery bubble, a soap bubble which can burst anytime. So ये बबल 1929, ये अक्टूबर 1929 में बर्स्ट हो गया, जब शेयर प्राइस बढ़ते बढ़ते एक पीक पर पहुंच गई और फिर पैनिक हुआ। पैनिक हुआ तो जो इन्वेस्टर्स जो थे उन्होंने ये सब अपने शेयर्स बेचना शुरू किया। जब शेयर बेचना शुरू किया तो उसी के साथ प्राइसेस डाउन। जब प्राइसेस डाउन तो फिर वही विशियस लूप, और पैनिक और सेलिंग, इस तरह से ये हर चीज की प्राइसेस जो है गिर गई। फिर जब ये पैनिक और बढ़ने लग गया तो जो लोग जिन्होंने पैसा जमा करा रखा था बैंकों के अंदर, वो विड्रॉ किया, तो उसकी वजह से बैंक फेल हो गए। सो ये एक ऐसी कैटास्ट्रॉफ थी कि स्टॉक मार्केट पूरा क्रैश हो गया। स्टॉक मार्केट के साथ बैंक्स भी, बहुत सारे बैंक जो है वो बैंकरप्ट हो गए। बहुत सारे लोग, बहुत सारे बिजनेसेस बैंकरप्ट हो गए। पीपल वर लेट ऑफ, फैक्ट्रीज वर शट। ये सिर्फ इस स्पेकुलेशन, एक बबल बस्ट हुआ और बस्ट होते ही उस वक्त द यूएस अनएम्प्लॉयमेंट इट रीच 50%, मतलब 50% लोग अब घर पे बैठे हैं। So, ये सिचुएशन हो गई थी सिर्फ एक स्पेकुलेशन से। जब ये चीज हुई तब जर्मनी की हालत और खराब हो गई, क्योंकि जर्मनी ऑलरेडी बहुत ही विशियस कंडीशन में था, बहुत ही ट्रबल कंडीशन में था। और साथ में यू माइट हैव हर्ड अबाउट द वर्स्ट केस ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन, जिसके बारे में अभी तक मैंने बताया नहीं। सो हुआ ये, जैसे आपको पता है कि ट्रीटी ऑफ वर्साई में जर्मनी को बहुत सारा पैसा चुकाना था। अब वो सारा का सारा पैसा जर्मनी नहीं चुका सकती। ठीक है, सेम जो अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन, मिजरी वगैरह सब चली रही है। सो ये जब जर्मनी उसको नहीं चुका पाई तो फिर जर्मनी ने एक अलग रास्ता अपनाया, दैट इज टू प्रिंट मनी। अब इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो आप जानते हैं कि मनी जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विलिब्रियम बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड एंड सप्लाई जो है दोनों एक ही एंटिटी है। इट्स लाइक यू नो एक ही सिक्के के दो पहलू। डिमांड एंड सप्लाई दोनों एक साथ चलते हैं और उन्हीं के ऊपर मनी डिपेंड करती है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट डिमांड ऑफ मनी इटसेल्फ। सो और इन्फ्लेशन कब होता है? जब डिमांड एक्सीड्स। सो ये चीज एक रीजनेबल थ्रेशोल्ड में रहती है। डिमांड किसी चीज की भी बढ़ती है, जैसे किसी कमोडिटी की डिमांड बढ़ती है, सब्जियों की डिमांड बढ़ गई अगर, तो सब्जियों की डिमांड, उसकी भी एक लिमिट होती है, एक रीजनेबल लिमिट होती है। सब्जी 2 लाख रुपए किलो नहीं हो सकती, है ना। वो एक एक बहुत ही हाइपोथेटिकल और एक यूटोपियन विजन है जो कभी पॉसिबल नहीं होगा। 2 लाख रुपए किलो अगर सब्जी होगी तो फिर उस सब्जी को खाएगा कौन? तो यानी इन्फ्लेशन का जो कॉन्सेप्ट है, जो हेल्दी इन्फ्लेशन की बात करते हैं, विच ब्रिंग्स ग्लीम इन एवरीवन्स आईज, चाहे वो शॉपकीपर हो, चाहे इन्वेस्टर हो, चाहे कॉर्पोरेटिस्ट हो, पॉलिटिशियन हो, सबकी आंखों में जो जो चमकता हुआ तारा है, इट इज इन्फ्लेशन। कि उनको थोड़ा एक्स्ट्रा मिले, क्योंकि इन्फ्लेशन का मतलब यही होता है। 6% इन्फ्लेशन मतलब, है ना, 100 के बदले 106, सिंपली। तो ये जो 6 जो है ये उनका प्रॉफिट है। तो ये हर एक को मतलब अट्रैक्ट करता है। लेकिन अगर 100 के बदले अगर, है ना, ये जीरो बढ़ते जाए तो फिर उसका सेंस ही खत्म हो जाता है। जैसे ये 2 लाख रुपए किलो सब्जी, 10 लाख रुपए किलो, 10 लाख रुपए लीटर दूध, तो वो चीजें जो है वो आ जाती है हाइपर इन्फ्लेशन में। सो हाइपर इन्फ्लेशन का कंसेप्ट शुरू होता है
जब सप्लाई बढ़ जाती है, व्हेन सप्लाई एक्सीड्स। तो मनी की सप्लाई कब बढ़ेगी? जब मनी इट इज प्रिंटेड एक्सेसिवली। गवर्नमेंट बिना कोई सोचे समझे अगर प्रिंट करना शुरू करे, पैसा खुद प्रिंट करना शुरू करे, तो फिर पैसे की सप्लाई बढ़ जाएगी। पैसे की सप्लाई बढ़ेगी तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। सो इसी वजह से जो जर्मन मार्क है, जो जर्मन करेंसी है उस वक्त की, इट बिकेम वर्थलेस। और सिचुएशन का अंदाजा आप ये लगाइए कि 1922 में लोफ ऑफ ब्रेड इन जर्मनी इट कॉस्ट अराउंड 160 मार्क्स, जो कि रीजनेबल है आज भी, है ना। कंपैरेटिव टर्म में हम लोग भी इसी तरह से फूड प्राइसेस इसी तरह से देखते हैं। लेकिन 1923 के अंदर यही सेम लोफ ऑफ ब्रेड इट वाज वैल्यूड अराउंड 200 बिलियन मार्क्स। यानी एक ब्रेड या लोफ ऑफ ब्रेड जो कॉन्सेप्ट है, हम लोग ज़्यादा खाते नहीं हैं, हम लोग रोटी खाते हैं। और ब्रेड जो है हम जो लाते हैं वो सिर्फ स्लाइसेस है, और सिर्फ हम ब्रेकफास्ट में या सैंडविच में यूज़ करते हैं। बाकी जगह पे दे दे हैव नो बड़ा बड़ा, क्या कह सकते हैं उसको, जो गुथा हुआ आटा होता है ना। सेम ब्रेड का कंसेप्ट ही वही है, बट ब्रेड वो मैदे से बनता है और उसको ओवन में बेक करना पड़ता है। बट जिन लोगों की ये स्टेपल है, वो लोग जो है वो फिर बड़े बड़े लोव्स खरीदते हैं। तो उस वक्त ये आप डिफरेंशियल देखिए, सिर्फ एक साल के। एक रीजनेबल चीज जो हम आज देखते हैं, वहां से फिर 200 बिलियन मार्क्स एक लोफ का, है ना। एक एक टाइम पे एक आदमी के खाने की चीज, ये हो गई 200 बिलियन मार्क्स। ये है केस हाइपर इन्फ्लेशन का जर्मनी में। सो इट वाज अ सेकंड ह्यूमिलिएशन उनके लिए। और फिर उसके बाद जब ग्रेट डिप्रेशन आया, तो जो थोड़ी बहुत जो मदद मिल रही थी उनको अमेरिका से, वो भी उनको बंद हो गई। सो इस टाइम पे, इस क्राइसिस के टाइम पे, जो दोनों ही केसेस में, इटली एंड जर्मनी, जो हमारी एक्चुअल में जो केस स्टडीज हैं, इटली एंड जर्मनी दोनों की, तो ये क्राइसिस का टाइम था जिसके अंदर पीपल वांटेड जॉब्स, पीपल वांटेड सर्टेनिटी, पीपल वांटेड फूड एंड अमेनिटीज। और ऐसे टाइम पे विच आर हाईली इमोशनली चार्ज, ऐसे टाइम पे जो कोई उनको प्रोवाइड कर देगा, वो उस प्रोविजन के लिए, जॉब्स, फूड, मनी, सर्टेनिटी, इन सब के लिए दे आर विलिंग टू ट्रेड देयर फ्रीडम। सो यही चीज हुई फासिज्म में, क्योंकि फासिज्म उसी वक्त आता है जब कोई क्राइसिस होती है, क्राइसिस ऑफ दिस मैग्नीट्यूड। और वो हुआ दोनों ही केस में इसलिए कि जो वहां की जो लिबरल गवर्नमेंट थी, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, इट कुड नॉट हैंडल दिस क्राइसिस। फाइनली इस पूरी क्राइसिस में, या इवन इन द राइज ऑफ फासिज्म, ये दो चीजें जो है ये और मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। क्योंकि क्या है कि वॉर, इवेंट्स, एनेक्डोट्स एंड इंसिडेंट के इस रॉकस में हम कुछ बेसिक चीजें भूल जाते हैं, और वो ये है। सो जो 1917 अक्टूबर रेवोल्यूशन बताया था रशिया का, जिसके अंदर बोल्शेविक्स, जो वहाँ के जो जार है, जार निकोलस थर्ड, उसको मार के द कम्युनिस्ट दे टुक पावर इन रशिया। तो जब कम्युनिस्ट पावर रशिया में आई, तो इसी के साथ इट स्टार्टेड इन्फ्लुएंसिंग मैनी पार्ट्स ऑफ यूरोप, और वही यूरोप विच वाज रीलिंग विद द डेवास्टेशन ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो उनको वैसे ही होप चाहिए थी, तो वो होप जब उनको कम्युनिस्ट से मिलने लग गई, तो जो मिडिल क्लासेस हैं, दे स्टार्टेड फेसिंग द हीट। क्योंकि कम्युनिस्ट जो है, उनकी आइडियोलॉजी होती है फर्स्ट नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन मीन्स जो सब कुछ है वो स्टेट का होगा, एंड सेकंड अबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। सो ये दोनों चीजें जो है, अगर सारे ही रिसोर्सेज अगर नेशनलाइज हो जाए, सब कुछ अगर स्टेट के कंट्रोल में आ जाए, ब्यूरोक्रेट्स के, आईएएस ऑफिसर्स, इन सब के कंट्रोल में आ जाए, और प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं बचे,
आपकी दुकान नहीं बचे, जो आपका किराना स्टोर है, जो आपकी आपका बुटीक है, या फिर जो भी आपका छोटा बिजनेस है, स्टार्टअप है, कुछ भी नहीं, कोई भी किसी भी तरह की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं, आप क्या करेंगे, जो आपकी कम्युनिस्ट पार्टी डिसाइड करेगी। तो ये चीज जो है, ये मिडिल क्लास नहीं चाहती थी। उनको जॉब्स, सर्टेनिटी, ये सब जॉब, वर्क, मनी, ये बेसिक अमेनिटीज चाहिए थी, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ लूजिंग देयर प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड लूजिंग देयर फ्रीडम। सो यहाँ पे एक तरह से इस कम्युनिज्म के खिलाफ भी एक रेस्पॉन्स चाहिए था। सो इटली वाला केस जो है ना, इटली को एक कॉर्पोरेट स्टेट भी बोलते हैं अंडर बेनितो मुसोलिनी। सो वो एक केस इसी कम्युनिज्म के खिलाफ है। सेम जर्मनी के अंदर भी यही मिडिल क्लास, इट प्लेड अ ग्रेट रोल इन दोनों ही कंट्री में। खैर, अब हम बढ़ते हैं अपनी पीडीएफ के ऊपर। तो नाउ वी आर बैक इन द पीडीएफ एक्चुअल कंटेंट। सो बैकग्राउंड आपको सबको मिल गया है ना, और वो बैकग्राउंड देना जरूरी था, भले ही आधे घंटे का बैकग्राउंड हुआ, बट एक्चुअली फासिज्म की आइडियोलॉजी आप जानते हैं कि एक बड़े टाइम स्पैन पे बिखरी हुई है। सो फासिज्म, अगेन इट स्टैंड फॉर इट्स द स्ट्रेंथ इन यूनिटी, कि लोग एक साथ आकर एक पावरफुल फोर्स बना सकते हैं। सो देखने में तो ये आइडिया बड़ा ही सिंपल लग रहा है, और एक एक तरह से एक लेसन है जो हमने बचपन में पढ़ा है पंचतंत्र की कहानियों के अंदर, स्कूल टेक्स्ट बुक्स में, कि हर जगह कहते हैं कि लकड़ियों को इकट्ठा करो तो वो एक पावरफुल फोर्स बन जाती है, उसको कोई नहीं तोड़ सकता। तो जब ये यूनिटी वाला लेसन है, सो ये लेसन इतना डिस्ट्रक्टिव कैसे हो गया? सो उसके पीछे ये एक साइकोलॉजिकल मूव है, because fascism is again a psychological game to take power. क्योंकि rational ideas cannot promise solutions, cannot promise certainty. ये इस चीज को ध्यान से देखें, क्योंकि यही सब इस चीज का जो रूट इशू है वो यही है। हम लोगों को सर्टेनिटी चाहिए, और क्राइसिस के टाइम पे सबको सर्टेनिटी चाहिए। जो बेसिक चीजें हैं कि जॉब्स दो, जॉब, मनी, सिक्योरिटी, ये हमें चाहिए, और सबको यही चाहिए। अगर कोई ये चीज देने को तैयार है, तो बाकी चीजों के बारे में वो बाद में सोचेंगे। यही अगर हम रैशनैलिटी की बात करें, जो रेनेसा का जो आइडिया है, जो डेमोक्रेसी का कोर है, जो लिबरलिज्म, लिबरल आइडियाज का जो बेंचमार्क है। सो रैशनलाइजेशन या रैशनैलिटी की बात करें, तो रैशनैलिटी कैन नॉट प्रोवाइड सर्टेनिटी, क्योंकि रैशनैलिटी का मतलब ये है कि अगर हम वर्ल्ड को देखें तो वर्ल्ड इज नॉट सर्टेन। हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड इज अनसर्टेन। कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी पावर, कोई भी रूलर, कोई भी एम्परर, कोई भी सर्टेनिटी नहीं दे सकता। सो यहाँ पे दे आर स्पीचलेस। सो यहीं पे अगर कोई इस चीज का प्रॉमिस करे विद पॉम्प एंड शो, प्रॉमिस विद pomp and show. So this provides a psychological relief. ये आप जानते हैं जो प्लेसबो इफेक्ट होता है, साइकोलॉजिकल रिलीफ, कि क्राइसिस में अगर कोई हमें ये चीज प्रॉमिस कर दे, जो कि इवन पॉसिबल भी नहीं है, बट प्रॉमिस में क्या जाता है, अगर कोई ये चीज प्रॉमिस कर दे, देन हम फिर उसके मुरीद हो जाते हैं। तो यहाँ भी वही चीज है जो बैकग्राउंड में आपको समझाया कि किस तरह की क्राइसिस चल रही थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सब इकोनॉमिक डेवेस्टेशन था, फिर जर्मनी के अंदर हाइपर इन्फ्लेशन है। हाँ, इटली की बात करें तो इटली के अंदर राइज ऑफ कम्युनिज्म है। या फिर इटली का एक और केस जो बताना भूल गया, कि इटली को भी इस जो ट्रीटी ऑफ वर्साई है उससे कुछ खास हासिल नहीं हुआ। तो वह ये था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एंटर होने से पहले इटली को प्रॉमिस किया किया गया था कि उसको अफ्रीका की कोई कॉलोनी दे देंगे, अगर जीत जाएंगे तो अलायंस उनको अफ्रीका में से कोई कॉलोनी दे देगा। लेकिन और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब वो जीत गए, तो और जब ट्रीटी ऑफ वर्साई हुई तो इटली को कुछ नहीं मिला।
सो इसकी वजह से इटली के जो लोग हैं, इटालियन पीपल, दे फेल चीटेड कि हमें बहुत कुछ कहा गया था, हमने भी बहुत कुछ खोया है, हमने हमारी इकोनॉमी ऑलमोस्ट क्रिपल्ड टू गो ऑन विद दिस वॉर, और लास्ट में फिर हमें सिर्फ एक टुकड़े पकड़ा दिए गए। तो फिर उन लोगों के अंदर भी वो एक क्या कह सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन था। सिमिलर फ्रस्ट्रेशन जैसे जर्मनी के लोगों में था, वैसा उनके भी अंदर भी था। तो उस क्राइसिस में और राइज ऑफ कम्युनिज्म के बाद जब सब कुछ बर्बाद होने लग गया, ग्रेट डिप्रेशन ने, और जो लास्ट कह सकते हैं कि एक जलती आग में पेट्रोल फेंकने जैसा काम, कि पहले ही इकॉनमी खड़ी नहीं हो पा रही थी और उसके अंदर, है ना, लास्ट में आग और जला दो, पेट्रोल और फेंक दो, तो वो पूरे ही बर्बाद हो गया सब मामला। तो ऐसे में इतने सारे अनएम्प्लॉयड लोग, उन सबको कुछ न कुछ उम्मीद चाहिए थी, और रैशनैलिटी उनको वो उम्मीद, वो होप, वो प्रॉमिस नहीं दे पा रही थी। वही जो साइकोलॉजिकल गैप था, इट वाज मिसयूज्ड बाय द फासिस्ट लीडर्स। और यही टोटल स्टोरी है कि उस वक्त उस क्राइसिस के अंदर उम्मीद देने वाला कोई नहीं था, तो एटलीस्ट फासिस्ट लीडर, उनको एक चीज के लिए हम कह सकते हैं कि दे कैन बी हेल्ड इन रीजनेबल स्टीम, क्योंकि उन्होंने उस वक्त के लोगों को वो उम्मीद दी। लेकिन साथ में फिर उनके जितने भी मतलब इकोनॉमिक गेन के अलावा बाकी उन्होंने जितना भी डेवस्टेशन किया है, बाकी जितना भी नुकसान किया है, वो सब फिर खारिज हो जाता है। खैर, एक बार ये एक साइकोलॉजिकल गेम देख लेते हैं, और फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक में बढ़ते हैं, जो कि फिर अभी तक आपको ज्यादातर समझ में आ गए। तो साइकोलॉजिकल गेम ये है कि इन एक्सट्रीम क्राइसिस विच हैज एन इवोल्यूशनरी प्रेसिडेंट, क्योंकि अब मैं एंथ्रोपोलॉजी, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स एंड साइकोलॉजी, ये सब सब्जेक्ट जो है वो भी मेरे डोमेन में है, तो इस चीज को मैं आपको समझा सकता हूँ। सो हमारे अंदर क्या है कि कुछ हॉर्मोन्स हैं। सो हॉर्मोन्स, वो हमारे जेनेटिक्स के अंदर, दे आर लाइक रेस्पॉन्स मैकेनिज्म। हमारी बॉडी जो है, इतने सालों के इवोल्यूशन के बाद, इट हैज डेवलप्ड सर्टेन रिस्पॉन्स मैकेनिज्म कि क्राइसिस के टाइम में उन पे रिस्पॉन्ड कर सके। सो उसके अंदर एक है फ्लाइट, फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म, और फाइट और फ्लाइट हार्मोन। और आप लोगों ने इन सब का सुना ही होगा, है ना, ऑक्सीटोसिन और डोपामिन, सॉरी, डोपामिन, कॉर्टिजोल। तो ये सब जो हार्मोन है, दीज आर स्ट्रेस हार्मोन्स। ये हमारे स्ट्रेस लेवल को, जो कह सकते हैं अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस है, उनको हैंडल करने के लिए ये हमारे रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है। और यही रिस्पॉन्स मैकेनिज्म क्राइसिस के टाइम में, दे नो दे गेट हाइटन, वी आर वेरी स्ट्रेस्ड। तो जब वी आर वेरी स्ट्रेस्ड, so in evolutionary and psychological perspective, our reasoning capacity, it depletes, it goes on back track। और ये सिर्फ क्या कह सकते हैं, मॉडर्न वर्ल्ड फिनोमिना नहीं है, ये एक इवोल्यूशनरी फिनोमिना है कि जब भी वी आर स्ट्रेस, तो हमारा रीजन उस वक्त कुछ कुछ क्षण क्षण के लिए, कुछ टाइम के लिए, इट हैज टू बी सप्रेस्ड, सो दैट आवर इंटरनल एनर्जी, आवर इंटरनल रिस्पॉन्स, इट कम्स आउट। It's like whenever you are stressed, then you give the ultimate control to your brain। और ये चीज़ें इवोल्यूशनरी इसलिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे हमारा जो इवोल्यूशन हुआ है इतने सालों में, let's say last 60 million years ago, since we diverged from the apes। तो उस वक्त से लेकर आज तक हमारे एंसेस्टर ने बहुत कुछ फेस किया, और जितनी बार भी फेस किया, वही स्ट्रेस हार्मोन्स, वो किसी न किसी तरीके से, जिस कोई भी हमारे सामने कोई प्रेडेटर आया, कोई भी थ्रेट आया, कोई भी अनफोर्सिन अनप्रेसिडेंट सिचुएशन आई, तो उन सब के अंदर अल्टीमेटली आवर ब्रेन, इट इट टेक्स द कंट्रोल। और जब ब्रेन कंट्रोल लेता है, तो फर्स्ट इट सप्रेसेस, इट
ब्लॉक्स आवर ओन रीजन, क्योंकि जब ब्रेन कंट्रोल लेगा तो फिर उसके हाथ में होने चाहिए, और ब्रेन जो है सब कुछ करेगा इन ऑर्डर टू सर्वाइव, इन ऑर्डर फॉर दैट ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। ये एक बहुत ही पिक्यूलर फिनोमिना है हमारी स्पीशीज का, मोस्ट ऑफ द स्पीशीज का। बट ह्यूमंस के अंदर ये फिनोमिना दिखा है कि जब भी ऐसा कोई फाइट और फ्लाइट आता है, देन ब्रेन इट इट टेक्स द स्टीयरिंग व्हील इन इट्स हैंड। तो जब भी रीजन सप्रेस हो जाता है, देन वी बिकम वेरी इमोशनल, द स्ट्रेस हार्मोन्स दे टेक्स ओवर। यहाँ पे अगर कोई भी आउटसाइड, if it exploit the situation and gives us the promise, the placebo, for a while we we become impulsive, psychologically emotionally impulsive, और फिर हम उस पर्सन के उस पर्सन से इमोशनली अटैच हो जाते हैं। दैट्स द टोटल साइकोलॉजिकल फिनोमिना हियर, कि जब इस तरह की क्राइसिस है कि जब सालों तक आपके पास खाने को कुछ नहीं है, आपका परिवार जो है वो बहुत ही बुरी हालत में है, और ऐसे में अगर कोई भी लीडर आकर आपको प्रॉमिस करेगा, उस आपके जो इमोशनली हाइटन जो स्टेट है, हाइटन लेवल ऑफ स्ट्रेस हार्मोन्स है, उस स्टेट में अगर आपको प्रॉमिस करेगा, देन यू विल गेट इमोशनली अटैच टू दैट पर्सन, एंड देन in order for the relief from that emotional storm, you will trade your freedom। और यही चीज जो है जो फासिस्ट लीडर्स एक्सप्लॉइट करते हैं, टोटलिटेरियंस एक्सप्लॉइट करते हैं, और जितने भी डिक्टेटर्स हैं, टायरेंट्स हैं, दे एक्सप्लॉइट द सिचुएशन बिकॉज दे नो कि नाउ हथौड़ा बिल्कुल ये कह सकते हैं लोहा बिल्कुल गर्म है, और हथौड़े मारने का सही टाइम यही है। नाउ अब हम बढ़ते हैं फासिज्म के कैरेक्टरिस्टिक पे। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, एक्सट्रीम नेशनलिज्म, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डालना है। सो यहाँ पे फासिस्ट लीडर, अब वो उन्होंने प्रॉमिस तो किया है, लेकिन उस प्रॉमिस करने के साथ उस प्रॉमिस को पूरा भी तो करना है। सिर्फ प्रॉमिस करने से काम नहीं चलता, पूरा करना है। तो उस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए दे नीड द टोटल कंट्रोल, which is a hallmark of all totalitarian regimes, that they need the total control। total control के लिए they need everyone to submit themselves to the idea, और उसके लिए सबसे बेस्ट आइडिया होता है नेशनलिज्म। सो यहाँ पे जो फासिस्ट लीडर हैं, दे espouse दिस इमोशनली इंटेंस या इमोशनली चार्ज डिवोशन टू वंस नेशन। तो यहाँ पे नेशन सिर्फ एक पोलिटिकल ग्रुप नहीं है, नेशन इज एन एंटिटी, सॉरी, नेशन इज एन ऑर्गेनिज्म। एक जिंदा, एक मूर्त है, एक जिंदा आदमी है, जिसके लिए लाइक अ फादर फिगर, जिसके लिए आपको कुछ भी करना है। सो यहाँ पे ये आपका ये आपकी एक कंपल्सरी ड्यूटी होती है, एक सीक्रेट ड्यूटी होती है। तो फिर सवाल आता है कि ये चीज ये इस तरह से क्रिएट क्यों करते हैं? क्योंकि अगर आप फुली पूरी इमोशनल तरीके से अगर आप डिवोट नहीं करेंगे, देन द साइकोलॉजिकल स्पेल जो पहले थी, द साइकोलॉजिकल स्पेल विल बी ब्रोकन। जब स्पेल विल बी ब्रोकन, देन यू विल नो लॉन्गर बी अंडर कंट्रोल, then the fastest leaders they will lose the control। that's the total thing। so यहाँ पे whenever you reason, जब भी आप रीजन करेंगे तो आप फिर कंट्रोल में नहीं रहेंगे, और आप कंट्रोल में नहीं रहेंगे तो ये चीज तो फासिस्ट लीडर चाहते ही नहीं है। सो दे कीप एक्सप्लॉइटिंग दिस इमोशनल थिंग इन यू, द हार्मोन्स, दे लिफ्ट योर हार्मोन्स टुवर्ड्स द इमोशनल साइड, ताकि आप रीजन की तरफ ना जाएं। सो यही यहाँ पे अल्टर नेशनलिज्म, डिवोशन टू ड्यूटी, अ फादर फिगर, अ मदरलैंड, ये सब। सो यहाँ पे जब इमोशनल चार्ज हो गया, जब नेशनलिज्म आ गया, देन दिस पॉम्प एंड शो, दिस सिंबॉलिक थिंग हैज टू गो फर्दर। क्योंकि सिर्फ फादर फिगर के
उसके नाम लेने से या उसके इमोशनल रेवरेंस से काम नहीं चलेगा, उस सिंबॉलिक चीज को आगे भी रिप्रेजेंट करना है। सो दैट्स द आर्मामेंट, मिलिटराइजेशन, वेपनाइजेशन चीज यहाँ पे आती है। तो यहाँ पे वॉर इज ग्लोरीफाइड कि नेशन को इस इमोशनल चीज में ऑक्यूपाई करना है। सो अगेन यहाँ पे आप सेम वही चीज है, इमोशनल एटमॉस्फेयर। Emotional atmosphere is a psychological spell, and psychological spell is there to control people. And then the same control, it has to be symbolic, it has to be supplemented with something symbolic. So वहां पे they glorify war कि लोगों को अब लड़ना है, वाइटैलिटी, विरिलिटी, ये सब होनी चाहिए। जो जितने भी स्पीचेस होते हैं, पॉम्प एंड शो होते हैं, वो सब भी सेम यही है। जैसे मुसोलिनी का डिक्लेरेशन है, वॉर अलोन ब्रिंग्स अप टू द हाईएस्ट टेंशन ऑल ह्यूमन एनर्जी। इवन इसकी लैंग्वेज से आपको समझ में आ रहा है कि कितना इमोशनली चार्ज है, कि दैट दे से कि दे ग्लोरीफाई वॉर सो मच सो दैट कि सिर्फ वॉर, सिर्फ युद्ध, एक वॉरियर कल्चर ही एक इंसान की उसकी असल ऊर्जा बाहर ला सकता है, उसकी उसका असल हीट, उसकी असल उस असल इमोशन बाहर ला सकता है। फिर जो अगेन जो सिंबॉलिक कल्चर है कि सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत सिंबॉलिक पॉम्प एंड शो भी होना चाहिए ताकि लगना चाहिए। यूनिफॉर्म्स, परेड्स, मार्चेस, सल्यूट्स, जैसे जो रोम मार्च है मुसोलिनी का, तो वो भी फेमस है। सिमिलरली जो न्यूरेमबर्ग रैलीज हैं हिटलर की, सो ये सब क्या है, ये एक सिंबॉलिक शोज हैं, सिंबॉलिक शोज ऑफ यूनिटी एंड स्ट्रेंथ, ताकि लोगों को लगे कि यस जो कह रहे हैं वो हो भी रहा है। फिर अब आता है थोड़ा और डीप वर्क, कि इमोशनल वर्क हो गया, सिंबॉलिज्म हो गया, फिर उसके बाद अब वो रीजन को खत्म करने की कोशिश करते हैं। जो आपको बताया ना कि जब तक लोग इमोशनल रहेंगे तब तक लोगों को युद्ध की तरफ धकेल सकते हैं। जब तक युद्ध रहेगा लोगों के पास कुछ ना कुछ रहेगा, जब तक वॉर है लोगों के पास एक पॉम्प एंड शो है। फिर सिंबॉलिक तरीके से, सिंबॉलिज्म से उनको दिखाई रहे हैं कि क्या पावर है, किस तरह से मार्चेस होनी चाहिए, क्या यूनिफॉर्मिटी, क्या मिलिटराइजेशन है। और फिर हाइंडसाइट में वो लोग रीजन को डिस्ट्रॉय करते हैं, क्योंकि अगर रीजन ही खत्म हो जाएगा तब फिर है ना सिर्फ इमोशन बचेंगे, और जब तक इमोशन है लोग कंट्रोल में रहेंगे। तो यहाँ पे फिर जितने भी डेमोक्रेसी है, सोशलिज्म है, ह्यूमनिज्म है, जितने भी लिबरल वैल्यूज हैं, उन सबको खत्म करके इमोशन, इंट्यूशन एंड विल, इनको जगह दी जाती है। सो इट्स लाइक अ क्लासिक बैटल बिटवीन इमोशन एंड रैशनैलिटी। सो यहाँ भी सेम साइकोलॉजिकल मोटिव है, जो जिसका ब्रीफ आपको दे दिया पहले। फिर नेक्स्ट है कल्ट ऑफ लीडरशिप। सो व्हाट हैपेंस कि जब भी आप रीजन या रैशनैलिटी की तरफ जाएंगे, देन जितने भी इमोटिव एक्सप्रेशंस हैं, इमोटिव सिंबल्स हैं, आप उनको रिजेक्ट करेंगे। क्योंकि रीजन की बात आएगी तब आपको पता है कि कोई है ना, देयर इज नो वन लीडर, there is no one solution. You will go for multiple truth and multiple interpretations, even multiple solutions. लेकिन इस तरह की क्राइसिस के अंदर वन लीडर इज ग्लोरिफाइड, और ग्लोरिफाइड टू द लेवल ऑफ गॉड, जहां पे लीडर इज सीन एज द एम्बॉडीमेंट ऑफ नेशनल डेस्टिनी। लीडर को ऑल पावरफुल, ऑल यू नो एम्पावरिंग, टॉवरिंग फिगर की तरह बताया जाता है। जैसे नाम दिया है ड्यूस मुसोलिनी को, ड्यूस मतलब गॉड, फ्यूरर हिटलर, हिटलर को। तो यहाँ पे ये जो लीडरशिप कल्ट है, इट डिमांड्स एब्सोल्यूट लॉयल्टी, कंप्लीट लॉयल्टी। तो आपको समझ में आ गया कि ये टोटलिटेरियनिज्म क्यों है, कि टोटल कंट्रोल चाहिए। यहाँ पे जो लीडर कहेगा वही होगा, लीडर के वर्ड जो है दे दे आर फाइनल। सो ये एक तरह से लोगों को अगेन उसी ग्रिप में रखने की कोशिश की जाती है, कि जब तक लोग ग्रिप में रहेंगे, जब तक लोग उस साइकोलॉजिकल ग्रिप में रहेंगे, तब तक वो बाहर नहीं जाएंगे।
और फिर जो अभी आपको सिंबोलिज्म बताया, द आर्ट ऑफ मास मोबिलाइजेशन। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि समटाइम पीपल some people may slip out of this grip, some people may go to reason। तो उन लोगों के लिए this symbolism has to be there, क्योंकि if you glorify war, if you glorify virility, vitality, honor, nationalism, so ये सब जब आप लोगों को बोलने लगते हैं तो लोग फिर सवाल भी तो करते हैं कि, क्योंकि जब आप उनको प्रॉमिस करते हैं तो उनको साइकोलॉजिकल रिलीफ मिल जाता है। साइकोलॉजिकल रिलीफ मिलते ही जो उनके इमोशनली स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, दे स्टार्टेड गोइंग डाउन। जब लोगों के स्ट्रेस हार्मोन्स कम होने लगते हैं तो फिर उसी नॉर्मल स्टेट में आने की आते ही सबसे पहले उनके दिमाग के अंदर रीजन आता है, क्योंकि अब जो ब्रेन का कंट्रोल है वो अब ब्रेन से अब उनकी खुद के पास आ गया, उनके खुद के रीजन के पास आ गया। तो जब भी रीजन के पास आएगा दे विल क्वेश्चन। तो उस चीज को हटाने के लिए जो भी लीडर है उसको ये दिखाना होगा कि उसके पास बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, बहुत सारे लोग जो है उसको फॉलो कर रहे हैं और उसके आइडिया फाइनल है। और वो होगा मास मोबिलाइजेशन से। अगर सिंबॉलिकली अगर वो लोगों को प्रेजेंट करें कि उसके पास वेपन्स हैं, उसके पास फॉलोअर्स हैं, उसके पास लोग हैं जो उसको फॉलो करते हैं। सो जो भी लोग फॉलो करते हैं उनको फिर सिंबॉलिज्म के थ्रू, रैली सिंबल्स, यूनिफॉर्म, या इन सब के थ्रू दे ट्राई टू प्रोजेक्ट देमसेल्फ एज दैट फासियो, as that the bundle of stick tied around an axe, कि we are the symbol of strength, or thousands of people are our followers। So दोनों ही, the march of Rome in the case of Italy, और Nuremberg rallies in case of Germany, ये दोनों ही वो प्रोपेगेंडा थिंग है। और एक और चीज, ये न्यूरैम्बर्ग रैलीज और न्यूरैम्बर्ग ट्रायल्स दोनों अलग अलग हैं, बस आप ध्यान रखें। फिर जब सिंबॉलिज्म की बात आते हैं तो फिर वो थिएट्रिकल परफॉर्मेंस ये जरूरी है, बहुत जरूरी है, एक स्पेक्टिकल बहुत जरूरी है। यानी अभी आप समझेंगे कि ये साइकोलॉजिकल मन्यूवर में जो कुछ भी आप, है ना, उस वक्त के लोग जो देख रहे थे, इट वॉज जस्ट अ शो ऑफ, अ परफॉर्मेंस। उनके कुछ लॉयलिस्ट जो हैं उनको कंट्रोल में करके उनसे परफॉर्मेंस करवाया गया। जब वो परफॉर्म कर रहे थे तब बाकी लोगों ने भी उस चीज को उस मान लिया। सो प्रोपेगेंडा और कंट्रोल के थ्रू, है ना, हर एक चीज में दे स्टार्टेड स्प्रेडिंग दे आइडिया। जो नहीं थे उनको भी बताने की कोशिश की, ताकि लोग जो हैं दे टर्न अवे फ्रॉम रीजन, दे गेट इनटू दिस इमोशन थिंग एंड देन दे बिलीव द प्रोपेगेंडा। तो इस तरह से उन्होंने इतने टाइम तक वो कंट्रोल बनाए रखा। एंड फाइनली द प्रोपेगेंडा थिंग ऑल्सो हैज इट्स लिमिटेशन, क्योंकि आप कब तक आप बताते रहेंगे कि मैं ऐसा हूं, हमारी कंट्री ऐसी है, द मदरलैंड इज लाइक दिस, वी हैव दीज वेपन्स वगैरह सब। तो आपको लोगों के लिए, उनके एंटरटेनमेंट के लिए, उनको उनकी ऑक्यूपेशन के लिए, है ना, कुछ ना कुछ चाहिए। बिकॉज इमोशन का क्या सीन है कि इमोशंस दे ऑलवेज spike up your stress hormones, your dopamine, your cortisol। तो जब hormones are spiked up, तब उस कंडीशन में यू नीड समथिंग। जैसे जो जो भी ड्रग्स होते हैं, जो भी नार्कोटिक ड्रग्स होते हैं, साइकोट्रॉपिक ड्रग्स होते हैं, व्हाट दे डू, दे हाईजैक योर these emotional stress hormones, especially dopamine and sorry ये spelling, dopamine and cortisol। तो ये जितने भी एडिक्शंस होते हैं सबके अंदर ये सेम केस है, चाहे वो स्मोकिंग का हो, चाहे वो इंटॉक्सिकेंट लाइक अल्कोहल का हो, या फिर नार्कोटिक ड्रग्स का हो, सबके अंदर यही चीज होती है। जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं दे आर हाईजैक्ड, और वो हाईजैक व्हाट इट क्रिएट, ये आपके जो नेचुरल डिफेंसेस हैं दे आर लोअर्ड। एंड व्हेन नेचुरल डिफेंसेस, नेचुरल स्ट्रेस हार्मोन्स आर लोअर्ड, you feel
high, you feel boosted up. तो यही चीज है कि जब लोग इमोशनली चार्ज हो गए थे, प्रोपेगेंडा, पॉम्प एंड शो, द स्पेक्टिकल परफॉर्मेंस, तो अब उन उस चार्ज अप एटमॉस्फेयर में उस चार्ज अप एनर्जी को कहीं ना कहीं रिलीव करना जरूरी था। तो यहाँ पे फिर उन्होंने लोगों के जो इस इमोशन को, इस हाइटेंड हाई को यूज किया वायलेंस के लिए। और यूजुअली आप समझ सकते हैं, सबसे पहले जो भी पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं, जो मीडिया है, डेमोक्रेटिक स्पेस है, उन सबको खत्म करने की कोशिश की, क्योंकि ऑलरेडी लोग पूरी तरह से चार्ज हैं। उनको रोज उनको उनका ब्रेन वॉश करके या उनको स्पीचेस या किसी भी स्पेक्टिकल के थ्रू यू हैव यू नो brought up their stress hormones to an immeasurably peak level। और लोग अब जो पूरी तरह से चार्ज हैं युद्ध के लिए, तो जब वो पूरी तैयार हैं, देन उन आपको सिर्फ उनको डायरेक्शन दिखानी है कि वहां पे। तो जर्मनी के अंदर हिटलर ने उनको जितने भी पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं और ज्यूस हैं उसकी तरफ रास्ता दिखाया। और यही अगर इटली की बात करें तो मुसोलिनी, उसने रास्ता दिखाया कम्युनिस्ट और जितने भी पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं, इवन लिबरल स्पेस, ये सब उस तरफ रास्ता दिखाया। सो यही वायलेंस हुआ। जैसे ये देखो, जर्मनी के अंदर ब्लैक शर्ट्स, फिर जर्मनी के अंदर ब्राउन शर्ट्स या नाजी पार्टी। तो यहाँ पे वही हाइटन इमोशंस, दे दे गॉट एन एक्सप्रेशन हियर। तो फिर वही है, रेशियल किलिंग शुरू हुई। और फिर धीरे धीरे यही जो वायलेंस है, it reached a horrific climax in Hitler's racial imperialism या racial eugenics। So racial eugenics, आप लोगों ने अगर नहीं सुना हो तो ये भी एक जेनेटिक्स के अंदर टर्म है। सो यूजेनिक्स के अंदर क्या करते हैं, जो भी प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज हैं, तो उनके जो फेवरेबल फीचर्स हैं उनको सेलेक्ट करते हैं बाय ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स। सो जैसे अगर किसी भेड़ की किसी भेड़ स्पीशीज है, उसकी वूल अच्छी है ना, या उसका जो मिल्क कंटेंट है वो अच्छा है, तो फिर क्या करते हैं, उसको लोकल वैरायटी से क्रॉस करवाते हैं, या फिर सिमिलर वैसी ही जो स्पीशीज हैं उनको आपस में ब्रीड करवा के वही स्पीशीज रखने की कोशिश करते हैं। सो दिस कीपिंग द फेवरेबल टर्म्स, फेवरेबल फीचर्स, ये कहलाती है यूजेनिक्स। तो जब रेशियल यूजेनिक्स, जब रेसिज्म इसके साथ मिक्स हो जाता है, तो यानी अब आप रेस भी फेवरेबल चाहते हैं, बायोलॉजिकल रेस। तो जर्मनी के केस में नो, दे वांट आर्यंस, कि दुनिया में कौन होने चाहिए, आर्यंस। तो आर्यंस के अलावा जो जितने भी बाकी लोग थे, ज्यूज, रोमा, कम्युनिस्ट, होमोसेक्सुअल, जिप्सीज, और जितने भी बाहर के लोग हैं, इवन पोल्स जो पोलैंड के लोग थे, ऐसे करके टोटल 6 मिलियन पीपल वर किल्ड। और इसका साइकोलॉजिकल गेम आपको समझ में आ गया। फर्स्ट, पीपल, उनके जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं दे वर स्पाइक्ड अप, उनको पूरा इमोशनली ब्रेन वॉश किया गया। फिर वॉर वॉज ग्लोरीफाइड, और जब वॉर ग्लोरीफाई हो गया, लोग एकदम, पीपल आर रेडी विद देयर टेंस एंड फ्लेक्स मसल्स, तो फिर उनको फिर तैयार करके इधर डाइवर्ट कर दिया। तो यहाँ पे पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के साथ साथ ये सब लोग भी जो है वो बलि का बकरा बन गए। और बाकी जो है, ये जो बैकग्राउंड आपको बता दिया, इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल, पॉलिटिकल, किस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ट्रीटी ऑफ वर्साई, डिप्रेशन और फियर ऑफ कम्युनिज्म, किस तरह से ये सब चीजें दे प्रोवाइडेड फासिज्म द फ्रेश ग्राउंड। तो फासिज्म, इवन विद इट्स characteristic, it was, you know this an idea of personal ambition, that there are people who try to relate with this ideology, consider it as a political ideology. But according to me,
अगर ये साइकोलॉजिकल गेम है और कोई पर्सन इस साइकोलॉजिकल गेम को एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो वो पर्सन उसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को भी साइकोलॉजिकली एक्सप्लॉइट कर रहा है। कैसे? तो फर्स्ट यहाँ पे हिटलर एंड मुसोलिनी दोनों की बात करें, सो बाकी चीजों के अलावा दे हैड देयर पर्सनल एम्बिशन एंड दे एक्सप्लॉइटेड दिस पर्टिकुलर क्राइसिस, गॉट इट। उसके अलावा ये एक और चीज है, अगर वो लोग अगर इतने psychologically competent थे that they could exploit and then they could rally their their nations towards such a genocide, तो फिर वो लोग जो है वो उस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या उससे जुड़े हुए सारे लोगों को भी तो एक्सप्लॉइट कर रहे होंगे। एनीवे, तो ये चीज हो गई। अब इकोनॉमिक में आज के टाइम का राइट विंग कैपिटलिज्म, तो ये भी फासिज्म से जुड़ा हुआ है। नाउ द आइडिया इज सेम। सो राइट विंग कैपिटलिज्म, इट ऑफर्स टू फर्स्ट, you know exploit the people emotionally, exploit people emotionally in the name of nation, and then to fund the operation take help of the corporate। सो ये दो चीजें वहां पे होती है कि यस, दे टेक हेल्प ऑफ दिस कॉर्पोरेट फंडिंग, और फिर उसके साथ वो फिर लोगों के जो इमोशनल उनका लैंडस्केप है उसके साथ खिलवाड़ करते हैं। फिर नेक्स्ट इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड की बात करते हैं, जो कि यूपीएससी के लिए काफी बार आता है। सो जेंटाइल का जो इंटेलेक्चुअल उसकी इंटेलेक्चुअल फिलॉसफी है ना, तो ये कह सकते हैं जेंटाइल वाज द इंटेलेक्चुअल आर्किटेक्ट ऑफ फासिज्म। कैसे? नो, यू heard about Hegel, Hegel's this idealism which justified totalitarianism। और जिन लोगों को नहीं पता है हीगल की पॉलिटिकल फिलॉसफी, सो हीगल सेड कि in the time of crisis, a strong state is necessary। So because according to him, he did not talk about any genocide or exploiting any emotional species or exploiting any crisis for personal gains। उसके हिसाब से यही था कि अगर किसी देश को जिंदा रहना है तो उसके स्टेट का, उसकी गवर्नमेंट का स्ट्रांग होना जरूरी है, फाइनेंशियली, मिलिटरीली, और इवन साइकोलॉजिकली। सो ये उसका एक आइडियल, क्या कह सकते हैं, उसका एक फिलोसॉफिकल लैंडस्केप था। यही आइडियलिज्म, इट इज said to be justifying totalitarianism, which means total control। Now that's right, yes, but he did not talk about the totalitarianism that we have seen throughout our history। उसके हिसाब से स्ट्रांग स्टेट होना जरूरी है, जिसका आपको बता दिया कि स्ट्रांग स्टेट क्यों होना चाहिए। सो जेंटाइल ने यही हीगल के आइडिया को, उनको उसको री इंटरप्रेट करके, उसको मोल्ड करके, ही सेड कि स्टेट इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ द एथिकल स्पिरिट। या जेंटाइल ने कहा है कि स्टेट इज द स्पिरिट, स्टेट इज द स्पिरिट ऑफ द पीपल ऑफ द टेरिटरी। सो इफ स्टेट इज द स्पिरिट, सो यहाँ पे स्टेट, it is exalted on almost a deity like status। तो आज के टाइम में हम थोड़ी सोचते हैं कि मिनिस्टर्स हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, प्रेसिडेंट है, वो सब जो है वो भगवान है, वो नहीं। बट जेंटाइल, he made this interpretation कि state, the government is the spirit, the government is the deity, the government is God, and individuals do not exist at all। individuals exist only in their capacity to the state। यानी जो इंडिविजुअलिटी है, इट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इंडिविजुअलिटी रहेगी तो रीजन रहेगा, व्हेन रीजन रहेगा तो लोग जो है वो क्वेश्चन करेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे तब ये इमोशनल स्पेल ये टूट जाएगी। सो इस तरह से एक एग्जॉल्टेड स्टेट,
एक अनरीचेबल स्टेट क्रिएट करनी जरूरी थी। तो फर्स्ट ये इंटेलेक्चुअल फ्रीडम, फिर जो सेकंड जो इंटेलेक्चुअल बैकड्रॉप कह सकते हैं, वो नीत्शे का, फ्रीडरिक नीत्शे, सॉरल, जॉर्ज सॉरल, और फिर उनके आइडियाज। तो फ्रीडरिक नीत्शे जो है उसके आइडियाज तो वैसे ही काफी रेडिकल है, और नीत्शे के जो आइडियाज हैं, especially will to power. So his idea was that the world is like a fabric, and if you want to create something, then you must be willing to do something extra. You must be willing to shake up things. खैर, इसमें और डेप्थ में नहीं जाते। सो यहाँ पे इन शॉर्ट कह सकते हैं कि अगर आपको वर्ल्ड को चेंज करना है, कुछ भी चेंज करना है, देन यू मस्ट डू समथिंग दैट्स रेडिकल। तो ठीक है, बात समझ में आती है, बट रेडिकल का मतलब वायलेंस नहीं है। लेकिन यही उसके आइडियाज जो हैं, दे वर यूज्ड डिस्टॉर्टेड बाय फासिस्ट। एंड सिमिलरली सॉरल का जो कॉन्सेप्ट है मिथ एंड वायलेंस, अगेन यहाँ पे ये और जितने भी मिथ्स हैं, ऑल ऑफ देम दे बूस्टेड वायलेंस इन वन वे और अनदर। और ये हम कितनी भी बातें करें, सबके अंदर कॉन्सेप्ट सेम में आता है कि fascism, it control everything. It control the propaganda, it control the performance, it control the show, it control the news, media, you know, political opponent, what comes out, what goes in, सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिर यू नो जितने भी पॉलिटिकल फिलोसफीज हैं, इंडिविजुअल आइडियाज हैं, लिटरेरी रिमार्क्स हैं, ऑल ऑफ देम, उन सबको भी एक्सप्लॉइट किया। जो काम का है उसको डिस्टॉर्ट करके, री इंटरप्रेट करके उनको लोगों को बताया गया, और फिर लोगों को बताने वाला जो है वो फासिस्ट लीडर ही है। तो लोगों के पास उतना ही आया जो फासिस्ट लीडर ने बताया। सो यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि इट वाज लाइक अ नेशनल इको चैम्बर वाज क्रिएटेड, और फिर उसमें वो खुद भी कुछ नहीं कर सकते थे। एंड फाइनली नियो फासिज्म, कि इवन दो जर्मनी की डिफीट के बाद, जर्मनी और इटली की डिफीट के बाद फासिज्म वाज मिलिटरीली डिफीटेड। और आज के टाइम में बहुत कम लोग जो है उस जीनोसाइड की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उस आग के कुछ थोड़े बहुत उसके सुराग जो हैं, चिंगारियां, वो आज भी है, जिनको हम नियो फासिज्म या पोस्ट मॉडर्न अथॉरिटेरियनिज्म बोलते हैं। ये इवन हमारी कंट्री के अंदर, यूएस के अंदर, इन सब के अंदर भी वही चीज दिखती है। और स्पेशली अभी रिसेंटली जो वी आर गोइंग थ्रू सच ये कह सकते हैं बिगिनिंग ऑफ एन इकोनॉमिक क्राइसिस आज के टाइम में, कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, एस्पिरेशंस बढ़ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट उतना है नहीं। तो हम लोग धीरे धीरे, हमारा हीटर अभी गर्म हो ही रहा है, तो जब गर्म हो रहा है तो क्राइसिस के टाइम पे ये जितनी भी एक्सट्रीम आइडियोलॉजीज होती है, सब अपना अपना खेल दिखाना शुरू करती है। सो फ्रांस के अंदर नेशनल रैली, एएफडी इन जर्मनी, फॉक्स इन जर्मन, ट्रम्पिज्म इन यूएसए, इवन इंडिया के अंदर भी जो हिंदुत्व है, सो ये सब जीनोफोबिया और एंटी एलिटिज्म, एंटी माइनॉरिटीज, एंटी समाइटिज्म, सेम ये सब जो है, दीज आर द आइडियोलॉजिकल रेजिड्यू ऑफ सेम फासिज्म। और उस वक्त जो चीज़ चल रही थी वो आज भी चल रही है। जो अभी एक एको चैम्बर्स का आपको बताया कि आज के जो एल्गोरिदम्स हैं, सोशल मीडिया मीडिया एल्गोरिदम, वो हमें वही दिखाते हैं जो हम देख, जो हमारे लिए रेलेवेंट है। और जो उस वक्त की जो इनकम्बेंट पॉलिटिकल पार्टी होती है, जो भी उस वक्त रूल कर रही है, तो यहाँ पे वही ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन लगाकर फिर हमें वही चीज दिखाई जाती है, जिससे जो इमोशंस हैं वो हाईजैक हो सके, हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स हाईजैक हो सके। सो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह साइकोलॉजिकली वी आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड। सो दिस इज वन थिंग, रीजन विद इमोशन, और दिस इज इट। खैर, बहुत लंबा लेक्चर हो गया, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट एंड कम्युनिटी सेक्शन में पूछ सकते हैं।
और जो मैंने बैकग्राउंड दिया है उसका भी पीडीएफ मैं यहाँ पे इसी के बाद अटैच कर दूंगा एज बैकग्राउंड। फिर भी कुछ समझ में नहीं आया है, कुछ ऊपर नीचे हो गया हो, सो आपके पास ऑप्शंस हैं। थैंक यू।